बहुत खुशखबरी है। पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीद रहा है, जो वहां से और टेक्नोलॉजी ले रहा है, भारत से गाड़ियां ले रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन पार्ट्स, मशीनरी, ये सब जो ले रहा है, किस में ले रहा है? रुपए में ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी साफ कह चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक इंडिया द हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत खुशखबरी है। पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। मोदी जी ने हैट्रिक मार दिया दोस्तों, और तीनों विकेट जो मोदी जी ने लिए हैं पिछले 24 घंटे में, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8-9 सैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 7 of them have already arrived and are in India। सवेरे इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने। एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक, ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई, तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी, क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों, ये कमाल हुआ कैसे, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि इसमें जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होती है ना, जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप बहस करते हैं, तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुर्प का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है, और कतर को कर दिया बेबस। उसका कारण है, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल मैप है ना, ये धीरे धीरे हिल रहा है। ऐसे आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, नहीं ले रही। लड़ाई चल रही है, हजारों दर हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, किसी को कुछ नहीं पता है लड़ाई कब रुकेगी। वहां पे हमास और इजराइल, उनकी ठाठा चल रही है, पता नहीं लड़ाई कब रुकेगी। सब लोगों ने 10 बार कह दिया इजराइल को, भाई रोक दो रोक दो। इजराइल कहता है नहीं, जब तक पूरी तरीके से माला पहना के, टीका लगा के नारियल नहीं फोड़ेंगे, यह काम नहीं रुकने वाला। इजराइल ने भी पूरी ठाठा कर रखी है। तो इसके बीच में आता है कतर, और कतर एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे हमास के लोग एक्चुअली रहते हैं। हमास की सीनियर लीडरशिप कतर में रहती है, और कतर धीरे धीरे फंस रहा है। इसमें फंस रहा है क्यों? पहले कतर की, तुर्की की और ईरान की एक सांठगांठ थी। ईरान बीच में हो गया आइसोलेट। मैं आपको बताता हूं ईरान कैसे। ये देखिए, ये जो मोदी जी की डिप्लोमेसी चल रही है ना पीछे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शतरंज का गेम, कौन किसका कब गेम बजाए किसी को नहीं पता। इस गेम में भारत सक्सेसफुल हुआ। अब मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, जितने भी हैं, इन सबको फंड करता है ईरान। दोस्तों, ईरान का यह मानना था कि जब ये लड़ाई चलेगी ना हमास और इजराइल के बीच में, इसको कंटेन कर लेंगे।
यानी कि एक ज्योग्राफिकल दायरे में, एक खास भूगोल में, एक खास ज्योग्राफी में इसको हम रोक के रखेंगे। ऐसा ईरान का मानना था, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई आज की तारीख में फैली नहीं है ना यार, वो बाकी सब कोई देश उसमें तो इन्वॉल्व हुआ नहीं है। आगे पीछे से लोग डायलॉग बाजी कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और आपके पैसा डॉलर दे रहे हैं, यूरोस दे रहे हैं, पाउंड दे रहे हैं, लेकिन कोई बीच में तो नहीं कूद गया ना मैं भी लड़ूंगा अपने भाई के साथ, ऐसा तो नहीं हुआ। इन्होंने यही सोचा था कि लोग पैसा देंगे, इसको इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़ाई जो है ये कंस्ट्रक्टेड रहेगी स्पेस में, इधर ही बंद के रह जाएगी लड़ाई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लड़ाई फैल गई। ऐसा होता है कि जब आप सांप को ना बीन बजा के नचाते हो ना, सारे सांप बीन पे नहीं नाचते। इनको ऐसा लगा था कि जो अपने आतंकी गुट हैं उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, खासतौर से हूथियों को। हूथी आए नहीं इनके कंट्रोल में, हूथी आए नहीं इनके कंट्रोल में, और हूथियों ने दुनिया भर की बमबारी करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के आए जाए शिप्स को, आप स्टोरी जानते हैं, इसी प्लेटफॉर्म में द चाणक्य डायलॉग्स पे हम आपको कई बार बता चुके हैं किस तरीके से भारतीय नौसेना ने गजब का काम करा। कई लोगों को बचाया, पाकिस्तानियों को बचाया, ईरानियों को बचाया, इसको बचाया, उसको बचाया, सबको बचाया। दोस्तों बीच में कौन गया था ईरान? जो उनके लीडर खमेनी से मिलकर आया, डॉक्टर जयशंकर गए थे ना डॉक्टर जयशंकर। और डॉक्टर जयशंकर ने जो उनसे बात करी, मीडिया में बड़ी आधी अधूरी तितरी बितरी बात आई, वहां पे बड़ी ऐसी घूमती बात हुई कि क्या हो गया, कैसे हो गया। देखिए ईरान के ऊपर पहले से प्रेशर है। क्यों ईरान के ऊपर? इसलिए प्रेशर है क्योंकि जो कुलभूषण जाधव था, एक्स नेवल ऑफिसर, जिसको पाकिस्तान कहता है जासूस है, ये वो जासूस कुछ नहीं था, वो एक्स नेवल ऑफिसर था जो वहां पे बिजनेस कर रहा था, उसको ईरान के अंदर से उठाया। और भारत ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई हमने अपना बंदा आपके मुल्क में भेजा है, पाकिस्तानी कैसे इसको किडनैप करके ले गए। राइट, ईरान के ऊपर प्रेशर था। दूसरा ईरान के ऊपर यह प्रेशर था कि भाई वहां से जितने भी हूथी हैं वो तो सारे जहाजों पे अटैक कर रहे हैं। आप समझिए ओवरऑल सिनेरियो क्या हुआ है। वहां पे जो हूथी हैं वो अटैक कर रहे हैं जहाजों पे, और दुनिया भर की नेवी वहां पे आ गई है। लोग कह रहे हैं ईरान है फसाद की जड़, इसको ठोको। बीच में डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर बातचीत करते हैं, देखते हैं यार देखो सुनो, साफ सीधी बात है, मोदी जी ने तो बात कर ली है कतर के अमीर से, आप भी थोड़ा पुश करिए, आप भी थोड़ा पुश करिए, क्योंकि आपका हलवा बनने वाला भाई। आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको दोस्त चाहिए, आप यानी कि ईरान। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कह रहे हैं आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना आपको दोस्त, तो भाई दोस्ती का फर्ज निभाइए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए चाबार पोर्ट बना रहे हैं, आपका कतर सगा है, कतर को जाके कोई स्टोरी सुनाओ, ये हमें बंदे अपने वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डला। तो दोस्तों प्रेशर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीर से बात करना, फेस टू फेस, पर्सनल, हाथ मिलाने के बाद कि भाई ये है, ठीक है। फिर डॉक्टर जयशंकर का, और बीच में फोन कॉल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से श्री अजीत डोभाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोभाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है। और अचानक किसी ने, कोई मीडिया का बिल्डअप नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं थे, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, जैसे मीडिया करता है ना। अब उन्होंने चाय पी ली है, अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बीच में वो रुकेंगे अपने एम्बेसी में। एम्बेसी में ये एम्बेसडर हैं, ये सुनिए एम्बेसडर का, कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। तो ये दोस्तों पहली डिप्लोमेटिक जीत 24 घंटे में भारत की, सॉलिड जीत, मुबारक हो आप सबको। दूसरी जीत के बारे में आपको बताता हूं, यूपीआई। दोस्तों यूपीआई के बारे में बोला कि सिंगापुर में भी चलेगा, बोला फ्रांस के आईफल टावर में भी चलेगा। अचानक खबर आती है कि यूपीआई अब चलेगा मॉरिशस में और श्रीलंका में। ये गेम क्या है भारत का यार? ये यूपीआई भारत क्यों पुश कर रहा है? चक्कर क्या है? दोस्तों देखिए कि अमेरिका ना दो चीजें बड़ी क्लोजली गार्ड करता है, बड़े क्लोजली गार्ड करता है। और जैसे कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में है, अमेरिका की जान किस में है? अमेरिका की जान डॉलर में है और तेल में है। तो अमेरिका क्या करता है, पहले तेल का बताता हूं, फिर डॉलर का बताऊंगा आपको। अमेरिका में तेल का यह चक्कर है कि अमेरिका के पास बहुत तेल है दोस्तों। अमेरिका हैज लॉट ऑफ ऑयल, लेकिन खुद का तेल अमेरिका जमीन से निकालता नहीं, या बहुत कम निकालता है, बहुत कम निकालता है। अमेरिका ने तेल के मार्केट को कर दिया फिक्स। कैसे फिक्स करा?
वेनेजुएला के पास दुनिया भर के तेल के भंडार हैं, आप उससे नहीं खरीद सकते। उसके पास दुनिया भर के तेल के भंडार हैं, आप उससे नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीदेंगे, अमेरिका आपके ऊपर या तो अटैक कर देगा या सैंक्शन लगा देगा आपके ऊपर। अब आप बोलेंगे साहब भारत क्यों नहीं खरीद सकता, भारत का कोई मसला ही नहीं है यार। 90% भारतीयों को सिर्फ यह पता होगा कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका में है। इससे ज्यादा हमारा क्या लेना देना, कुछ जाते नहीं, ना आना ना जाना, लेकिन बैन कर दिया बैन, ठीक है। दूसरा, ओ भाई रूस के साथ गड़बड़ हो गई, रूस को बैन कर दिया। ईरान के साथ गड़बड़ हो गई, सैंक्शन लगाओ, सैंक्शन, ईरान को बैन कर दिया। यानी कि जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वर्ल्ड की, आपने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। किसी एक बहाने ना दूसरे बहाने सैंक्शन लगाया, बोला तुम यहां से तेल नहीं लोगे, दुनिया वहां से तेल नहीं लेती। तेल वहीं से लोगे जहां से अमेरिका बोलेगा, यानी कि तुम सऊदी अरब से ले सकते हो, यूएई से ले सकते हो, कतर वतर से ले सकते हो, जो अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के उस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। इस तरीके से अमेरिका तेल को मैनेज करता है। भारत ने यह दायरा भी तोड़ा। कैसे? भारत ने ईरान से भी तेल लिया, भारत ने रूस से भी तेल लिया, और भारत वेनेजुएला से बात कर रहा है तेल की। अब आते हैं यूपीआई पे, जो मेन गेम था यूपीआई का क्या गेम है? डॉलर। आपके पास डॉलर होने चाहिए। आपके डॉलर के रिजर्व्स कितने हैं? आप पेमेंट करेंगे डॉलर पे, आप पेमेंट लेंगे डॉलर पे। यानी कि डॉलर जो है वो करेंसी किसकी है दोस्तों? वो तो अमेरिका की करेंसी है, यूएस डॉलर। वैसे डॉलर सिंगापुर में भी इस्तेमाल करे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस्तेमाल करे जाते हैं, और कनाडा में भी इस्तेमाल करे जाते हैं, हर जगह इस्तेमाल करे जाते हैं दुनिया के। लेकिन वो तो उनके देशों के डॉलर है ना, यूएस का तो यूएस डॉलर है। पर अगर आपके पास यूएस डॉलर कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका मुल्क फाइनेंशियली कितना मजबूत है। यूएस डॉलर आपके पास कितने हैं? ओ भाई साहब, यूएस डॉलर का इतना भौकाल हो गया कि यूएस डॉलर, और ये अमेरिका ने बनाया। जैसे अमेरिका ने तेल को बोला ना कि तेल तुम इसी से खरीद सकते हो, फिर अमेरिका ने बोला क्योंकि भाई सुपर पावर, तो बोला कि साहब अगर आपके पास यूएस डॉलर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यूपीआई से क्या हो रहा है कि देखिए, अभी तो एक कदम छोटा है दोस्तों, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट कदम है और आपको समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट क्यों है? सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि अब हम अगर श्रीलंका से कुछ चीज करते हैं, खरीद फरोख्त, हम श्रीलंका से कोई भी बात करते हैं, मॉरिशस से कुछ भी करते हैं, तो फिर हमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। दोस्तों, अगर मैं मॉरिशस जाता हूं तो मैं यूपीआई से पे करूंगा, अगर मैं श्रीलंका जाता हूं यूपीआई से पे करूंगा, मैं फ्रांस जाता हूं यूपीआई से पे करूंगा, सिंगापुर अगर जाता हूं तो मैं यूपीआई से पे करूंगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि 195 देश डॉलर के पीछे चल रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन अब 195 से होगा 190 जो भारत के साथ करेंगे, यानी कि डी डॉलराइजेशन। भारत धीरे 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 डॉलर से डीकपल कर रहा है। भारत ने रूस के साथ बात कर ली है, रूस के साथ ट्रेड होगी रुपए में। पहले भारत ने जितना भी तेल खरीदा, डॉलर थोड़ा दिए थे रूस को, भारत ने रुपए दिए। आज की तारीख में जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट रूस खरीद रहा है, जो वहां से और टेक्नोलॉजी ले रहा है, भारत से गाड़ियां ले रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन पार्ट्स, मशीनरी, ये सब जो ले रहा है, किस में ले रहा है? रुपए में ले रहा है। यानी कि रूस छोटा मुल्क तो नहीं है ना, बड़ा मुल्क है, और इट इज पार्ट ऑफ द P5, यानी कि परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके साथ बात हो रही है और हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं उसके साथ यार, कि चलो रुपए में ट्रेड करते हैं। तो डॉलर कहां गया बीच में से? तो ये दोस्तों ये सेकंड विकेट है मोदी जी का। तो दोस्तों, ये मोदी जी के 2 विकेट थे। पहला विकेट वो था कि हमारे 8 नौसेना के जो भाई थे, जो फंसे हुए थे कतर में, डेथ रो पे थे, फिर लाइफ सेंटेंस कईयों को मिला, कई को 3, 4, 5, 10, 15, 20 साल की सजा भी मिली, वो भारत सुरक्षित आ गए हैं। पहली जीत। दूसरी जीत हमारी हुई यूपीआई की, कि धीरे 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 कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं भारत के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को, और डी डॉलराइजेशन हो रहा है। दोस्तों, जो तीसरा विकेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी खुशी आज नहीं मिलेगी, लेकिन 18-20 महीने के बाद सारे के सारे मिठाइयां बांटेंगे। टावर सेमीकंडक्टर एक कंपनी है इजराइल की, और उसने बोला है कि भारत में हम 8 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी साफ कह चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक इंडिया द हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड। भारत को हब बनाना है, भारत को सेंटर बनाना है, और इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। इजराइल जैसा देश क्या कहता है? 8 अरब डॉलर लगाएंगे। और भी कई देश हैं जो आ रहे हैं भारत में। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि 100 से लेकर 200 अरब डॉलर का निवेश भारत में सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे हो रहा है। ये काम भी शुरू हो गया। तो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर हैट्रिक लिया है। मैंने सोचा कि तीनों की तीन न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म, और अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। लेकिन इसके पहले मैं नाम लेना चाहूंगा अनुराग चौहान जी का।
अनुराग चौहान जी ने हमें कमेंट में ये लिखा है कि साहब आपका ये जो पूरा जियो पॉलिटिक्स की आपकी शो है, चाणक्य डायलॉग्स वगैरह मेजरली राइट, इसको देख के मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और मेरे 15 सवाल इसमें से आए और मैं वो 15 सवाल कर पाया। अनुराग चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी शो देखी और दोस्तों इससे हमें प्रेरणा मिली। ऐसे कई हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमें बड़ा फायदा हुआ, तो हमने बोला कि एक अलग से चैनल लॉन्च करा जाए जो यही काम करे, जहां पे आपको एजुकेशनल चीजें समझाई जाए, क्योंकि हम लोग तो डे टू डे न्यूज देते हैं ना आपको बड़ी तेजी से। एक टॉपिक लें और एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको समझाएं। उस चैनल का नाम है स्क्वाड पोस्ट। स्क्वाड पोस्ट क्या होता है दोस्तों? जब हम फौज में कोई चीज सीखते हैं ना, राइट, तो हम लोग बाहर बैठते हैं स्क्वाड पोस्ट में, यानी कि वो एम्फी थिएटर टाइप की सीटिंग होती है, 15-20 लोग बैठते हैं, सामने इंस्ट्रक्टर बैठता है, इंस्ट्रक्टर के पास बोर्ड होता है, एक छड़ी होती है और इंस्ट्रक्टर छड़ी और बोर्ड से समझाता है। उस पूरे सिनेरियो को हम लोग कहते हैं स्क्वाड पोस्ट। वहां पे हथियारों के बारे में भी बताया जाता है और चीजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है स्क्वाड पोस्ट में। तो वो तो हो गई फौज की बात, लेकिन आपके स्क्वाड पोस्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी हर एक चीज के बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और एक एपिसोड होगा एक टॉपिक को लेके और उसमें हम आपको पूरी रेलेवेंट खबर देंगे। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसको शौक है, शौक वाले भी बड़े हैं ना कि साहब हमें शौक है, बस हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, अच्छा लगता है सुनना, आप सबके लिए जल्द आ रहा है दोस्तों। अगले 3-4 हफ्ते के अंदर हम पूरा रैप अप करके आपको स्क्वाड पोस्ट भी दिखा देंगे। अब आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला सवाल है हर्षित सिंह मेहरा का। माई क्वेश्चन इज व्हाट आर योर व्यूज ऑन हल्द्वानी इंसिडेंट हैपेंड ऑन 8 फरवरी। मैंने उसके बारे में हर्षित जी बता दिया है कि इसको बेसिकली क्या है कि ये सब चीज़ें ना, इसके लिए यू नीड एन आयरन फिस्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राइटिंग करिए, इसको बुलाए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मैं प्रशासन की ढिलाई तो नहीं बोलूँगा इसको, बट इन चीज़ों के मामले में जैसे उत्तर प्रदेश है ना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, आपको अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा। आप कर नहीं सकते यूपी के अंदर, आप करके देखो एक बार। जब तक ये नहीं होगा ना, देश चलेगा नहीं ठीक से। सोचा, बात करी, डिस्कशन हुआ, इसमें बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से सरकार ने हैंडल कर लिया है, लेकिन और बेहतर तरीके से हो सकता था, ये मेरा मानना है। आई थिंक a more forceful approach is required is my personal feeling. Mika the Soul Rider, जय हिंद मेजर सर, मिथुन वगेला दिस एंड, जय हिंद मिथुन जी। ये कह रहे हैं मैं सीए और एनआरसी को सपोर्ट करता हूं, पर क्या हमारी सरकार को इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली बांग्लादेशीज जो भारत में इलीगली आ रहे हैं, क्या उनको हटाना नहीं चाहिए? हाउ पाकिस्तान रिमूव्ड अफगान्स, वी टू कैन ऑफर द सेम टू रिमूव बांग्लादेशीज, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं बिल्कुल मिथुन वगेला जी, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता हूं। और एनआरसी वही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तभी तो है बॉलीवुड की हीरोइन और बॉलीवुड के हीरोज और डायरेक्टर्स कुछ ये कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कागज नहीं दिखाओगे तो फ्लाइट कैसे पकड़ते हो बिना कागज के? ये सब डायलॉगबाजी है इनकी, ठीक है। और ये होने वाला है, एनआरसी भी जल्दी होगा। जो गलत रास्ते से भारत में आएगा उसको वापस निकाला जाएगा। कोई भी देश टॉलरेट नहीं करता है। ये सब कुछ नहीं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वोट्स की पॉलिटिक्स है। ये लोग सोचते हैं लेफ्ट लिबरल्स की बहुत उदारवादी बन रहे हैं। कोई उदारवादी बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा उदारवादी बन रहा है, अपने घर के दरवाजे खोलो। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने घर के दरवाजे खोलो यार, अपने घर के अंदर रखो, तब हम मानेंगे तुम कितने उदारवादी हो। देश के खर्चे पे देश की सुरक्षा को दाव पे लगा के उदारवादी बनना चाहते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सचिन राजपूत, जय हिंद सर। जय हिंद सचिन जी। आपने बोला था पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार बनेगी, चाइना की फंडिंग है, लेकिन वहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? कुछ उल्टा नहीं हुआ। मैंने बोला था नवाज शरीफ की सरकार बनेगी, क्या उल्टा हो गया? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं उल्टा हो गया? क्योंकि आप इंडियन हैं। सारे इंडियन ऐसे ही सोचते हैं कि जिसको ज्यादा सीटें मिली वो सरकार बनाएगा। यही है ना आपका सवाल, कि जिसको ज्यादा सीटें मिली। आपको लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 2 टके का फर्क पड़ता है कि किसको ज्यादा सीटें मिले? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे चलता है कि जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिले। यहां पे जो इंडिपेंडेंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम 90% इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, राइट। पर मिली हैं ये एक नॉर्मल सिविलाइज्ड, जो नॉर्मल कंट्रीज होती है ना, नॉर्मल कंट्रीज, वहां पे इन सब चीजों का फर्क पड़ता है यार।
कि किसको कितनी सीटें मिली। आपको लगता है आसिम मुनीर को 2% का फर्क पड़ रहा है? इमरान खान को सारी सीटें मिल जाएं, इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, जिसको बनना है वो बनेगा। जो आर्मी चीफ चाहता है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो चाहता है जिसको बनाना, फिलहाल वो नवाज शरीफ को चाहता है, वो नवाज शरीफ को बना देगा। और पाकिस्तानी आवाम कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है, आगे भी भीड़ रहेगी। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा चू चू पू करेंगे, फिर सो जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1971 में इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए 16 दिसंबर में, जब पाकिस्तानी फौज के 92,000 फौजियों ने सरेंडर करा था। क्या करा पाकिस्तानियों ने? कुछ नहीं करा, वो चू चू पू फिर वापस सो गए। ये सोई हुई कौम है, इसको कोई नहीं जगा सकता, ये ऐसे ही हैं लोग। अच्छा, अक्षय जैतपकर फ्रॉम मुंबई, नमस्ते अक्षय जी, जय हिंद। माय क्वेश्चन इज, रशिया और यूक्रेन का वॉर स्क्रिप्टेड है क्या? स्क्रिप्टेड मतलब फिक्स मैच? नो, नॉट एट ऑल। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है साहब, 100% जेन्यून है, 100% रशिया के कंसर्न्स हैं, 100% यूक्रेन के इश्यूज हैं, स्क्रिप्टेड नहीं है। और ये देखिए, वो चाहता है नेटो में चला जाए यूक्रेन। अब आप ये बोलेंगे कि साहब अगर कोई देश यूक्रेन ही हो, कोई भी देश हो, अगर वो नेटो में जाना चाहता है तो रूस को क्यों मौत आ रही है? रूस को इसलिए मौत आ रही है क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो में जाता है तो फिर यूक्रेन की पूरी फौज रशिया के वेस्टर्न छोर पे और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, वहां पे टैंक और रॉकेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स लेके वहां पे बैठ जाएगी, रशिया के बिल्कुल गले पे। कौन टॉलरेट करेगा? आप टॉलरेट करोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। रूस ने भी नहीं करा, ठोक दिया यूक्रेन को। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।